गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है नवंबर 24, 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से आज हम लोग कुछ टॉपिक्स यहाँ पे करने वाले हैं। एक बार ब्रीफली देख लेते हैं आज कौन कौन से टॉपिक रहेंगे। तो सबसे पहला एक टॉपिक है वो रहेगा शेड्यूल कास्ट को जो इंक्लूड करने का जो तरीका है, जो प्रोसीजर है, उसके अंदर बेसिकली सरकार कुछ चेंजेस करना चाहती थी लेकिन वो चेंजेस अभी नहीं हो पा रहे हैं। तो ये पूरा मामला क्या है आपको बताऊंगा कि कौन सा प्रोसीजर होता है जिसके तहत किसी भी ट्राइब को शेड्यूल ट्राइब के अंदर ऐड किया जाता है। दूसरा हम लोग करेंगे तांत्रिक बुद्धिज्म, तो आर्ट एंड कल्चर वाले पर्सपेक्टिव से आप इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। ये न्यूज में क्यों है वो भी आपको बताऊंगा। एक ज्योग्राफी से टॉपिक आता है, बिल्कुल स्टैटिक सा पोर्शन है ये बेसिकली। एल नीनो और ला नीना, आई होप आप बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में पहले से पता होगा, लेकिन नहीं पता है तो आप ब्रीफली आज को आपको बताऊंगा एल नीनो ला नीना क्या होता है और इंडियन मॉनसून के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। जल्लीकट्टू के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, काफी पुराना टॉपिक है लेकिन इसके अंदर कुछ चेंजेस यहाँ पे हुए हैं, कुछ डेवलपमेंट हुई है, वो क्या है उसके बारे में बात करेंगे। जीरो कोविड स्ट्रेटेजी जो चाइना फॉलो करता है उसके बारे में हल्का फुल्का बात करेंगे। उसके अलावा एडिटोरियल सेक्शन से एक एडिटोरियल हमारे पास है माल न्यूट्रिशन इन इंडिया, तो इसके बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग मेंस के लिए एक पर्सपेक्टिव सा क्वेश्चन भी बना सकते हैं, अच्छा टॉपिक रहेगा। और एक दो आर्टिकल मैंने और यहाँ पे ऐड किए हैं एंड देन सम एमसीक्यूज दैट वी हैव। लेकिन एक बार फ्रंट पेज में देख लेते हैं पूरा मामला क्या चल रहा है। हाँ, लेकिन जैसे कि रोज मैं आपको बोलता हूँ तो वीडियो को लाइक तो करना ही करना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस भी दे देनी है सभी ने। और फाउंडेशन कोर्स को लेके भी हम लोग जनवरी में लॉन्च कर रहे हैं, तो अगर कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहता है, एस्पिरेंट ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे कोर्स को, फाउंडेशन को, तो आप हमारे वेबसाइट पर जाके विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर हमारे जो है एप्लीकेशंस को भी डाउनलोड कर सकते हो। तो ये है पूरा प्रोसीजर। चलिए जी, फ्रंट पेज में क्या है थोड़ा देख लेते हैं आज। जैसे आपको पता है कि इलेक्शन कमिश्नर को लेके आजकल काफी इश्यूज चल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली थोड़ा सा सख्ती यहाँ पे थोड़ा हो गई है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि भाई देखो, डेमोक्रेसी को अगर इंटैक्ट रखना है, डेमोक्रेसी को अगर बचाए रखना है, तो इलेक्शन कमिश्नर की इंडिपेंडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है ना। क्योंकि डेमोक्रेसी देखो दोस्तों, अगर किसी कंट्री के अंदर इलेक्शन अगर फेयर नहीं होंगे तो डेमोक्रेसी कहां बची फिर। और इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस को फेयर करवाने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण होता है वो हमारे इलेक्शन कमिश्नर की इंडिपेंडेंस। अगर इलेक्शन कमिश्नर ही डर डर के काम करेंगे या फिर इलेक्शन कमिश्नर सरकार के कहने पे काम करेंगे तो भैया डेमोक्रेसी तो अपने आप ही खत्म हो जाएगी। और इसके पीछे जो सबसे बड़ी चीज होती है वो होती है अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, फ्रीडम ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, है ना। इलेक्शन कमिश्नर को यस मैन नहीं होना चाहिए। यस मैन तो समझते हो ना, कि जो मैंने बोला आपने हाँ कर दिया, हाँ जी सर, ओके सर, ठीक है सर, काम हो जाएगा सर, अरे जैसा कहो सर आप वैसा ही करेंगे, आप दिन कहो दिन कहेंगे, रात कहो रात कहेंगे, उसे यस मैन कहा जाता है। जो आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है, आप उसको दबा सकते हो, उसको डिक्टेट कर सकते हो। तो हमें इलेक्शन कमिश्नर यस मैन नहीं चाहिए, इसीलिए उसकी अपॉइंटमेंट और उनकी फ्रीडम उसको सिक्योर किया जाना बहुत जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस गया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली अभी हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर जो मतलब आईएएस ऑफिसर हैं अरुण गोयल जी, उनको लेके कुछ कंट्रोवर्सी यहाँ पे है। ऐसा कहा जाता है कि अरुण गोयल जी ही वाज वेरी क्लोज टू गवर्नमेंट और अभी उनको अपॉइंटमेंट किया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट में कुछ केस गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में ये कहना है कि देखिए भाई, आपका पर्सनल पॉलिटिकल जो टिलेज है वो कहीं भी हो सकता है, आप पॉलिटिकली किसी को भी सपोर्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन एज एन इलेक्शन कमिश्नर आपको पूरी तरह से इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। इवन अगर जरूरत पड़े तो प्रधानमंत्री के खिलाफ भी आप एक्शन ले सको, ऐसा इलेक्शन कमिश्नर होना चाहिए हमारे पास। जरूरत पड़े तो प्रधानमंत्री के अगेंस्ट में भी अपनी जान का जोखिम लेके काम करें, क्योंकि डेमोक्रेसी इलेक्शन कमिश्नर के लगभग हाथ में ही होती है। हालांकि हर चीज की अपनी इंपॉर्टेंस है, बट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है डेमोक्रेसी के लिए। तो वो पूरा मामला यहाँ पे जो है चल रहा है। और जो अपॉइंटमेंट किया जाता है इलेक्शन कमिश्नर का, उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लीडर ऑफ ओपोजिशन भी होते हैं, और उन सबके द्वारा किया जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, आजकल क्या हो रहा है, पिछले 10-15 सालों में इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट को उतना रेलेवेंस नहीं दिया जाता सरकार के द्वारा, तो उनकी अपॉइंटमेंट जो है पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हो जाती है। तो जब इलेक्शंस होते हैं तो कई बार वो सरकार के कहने पे काम करते हैं, वो सब नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए जो है यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट को लेकर यहाँ पे इशू है। तो सरकार ने बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को 24 घंटे का टाइम दिया है और कहा है कि भैया जो गोयल जी की जो अपॉइंटमेंट हुई है उसके लिए क्या प्रोसीजर फॉलो किया गया है, हमें जल्दी से बताएं। और हालांकि मुझे सच नहीं लगता कि इसमें कुछ बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, क्योंकि ये पूरा एग्जीक्यूटिव की टेरिटरी होती है। बट
ऐसा डिमांड आ रही है बहुत सारे लोगों से, एक्सपर्ट से, कि कॉलेजियम सिस्टम को जो है सामने आना चाहिए और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करना चाहिए। बाकी होगा नहीं होगा, दैट्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ कोर्स, बाद में बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, चलिए। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो कहता है भाई, मूव टू चेंज कम्बरसम प्रोसीजर फॉर इंक्लूजन ऑन एसटी लिस्ट इज पुट ऑन होल्ड। बेसिकली इनका ये कहना है, इस आर्टिकल का ये कहना है कि अभी तक हमारे देश में किसी भी ट्राइब को शेड्यूल ट्राइब के अंदर या किसी भी कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब में ऐड करने का जो प्रोसीजर था वो बहुत ही कम्बरसम था। कम्बरसम मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स था। सरकार उसको चेंज करना चाहती थी, जिसके लिए सरकार कई सारी चीजें कर भी रही थी, लेकिन अभी उस प्रोसीजर को होल्ड पे कर दिया गया है। यानी कि जो पहले वाला प्रोसीजर था, ओल्ड प्रोसीजर, गवर्नमेंट उसी को फॉलो करेगी। तो ये बेसिकली इन्होंने यहां पे कहा है। पूरा मामला क्या है थोड़ा डिटेल में आपको बता देता हूं। देखिए क्या है, गवर्नमेंट ने 2014-15 में जब नई सरकार आई थी तो इन्होंने कमेटी बनाई थी, जिस कमेटी में यह कहा गया था कि जो पुराना प्रोसीजर है कम्युनिटीज को इंक्लूड करने का उसको चेंज किया जाए, उसके अंदर कुछ स्टडीज की जाए। और उस कमेटी ने स्टडी किया और उस जो कमेटी के जो चेयरपर्सन वो पांडा साहब थे, तो पांडा कमेटी इसको कहा जाता है, अगर आपको प्रीलिम्स के लिए पता होना चाहिए। पांडा कमेटी, पांडा कमेटी ने पुराने प्रोसीजर के अंदर कई सारी कमियां फाइंड आउट करी थी। कौन कौन सी कमियां? पहले तो स्पेलिंग चेंज। जैसे मान लो, आप मान के चलिए जैसे गुज्जर है, ठीक है, अब गुज्जर इज अ शेड्यूल्ड ट्राइब, राइट, बट कई लोग गुज्जर की स्पेलिंग जो है GUJARB लिखते हैं। JNK के अंदर जो गुज्जर कम्युनिटी है वो शेड्यूल्ड ट्राइब में आती है। अब JUJRB लिखते हैं, तो भैया किसको आप शेड्यूल्ड ट्राइब में डालोगे? क्या आप इसको डालोगे या इसको डालोगे? ऐसा हमारे यहाँ पे बहुत जगह होता है, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, स्पेलिंग अलग हो जाती है, तो जिसकी वजह से कई सारी ट्राइब्स जो हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर नहीं आ पाती हैं। आपको सुनने में बड़ा सिली सा लग रहा होगा ये आइडिया, बट एक्चुअली में ऐसा होता है। फोनेटिक की वेरिएशंस भी होती हैं, प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम भी होती है। कोई इसको जो है गुज्जर बोलेगा, कोई इसे गुज्जार बोलेगा, राइट, तो उसकी वजह से भी कई कम्युनिटी बाहर हो जाती हैं। कोई अग्रवाल बोलता है, कोई अग्रवाल बोलता है, कोई आगरवाल बोलता है ना, तो यहाँ पे फोनेटिक्स की वजह से भी कई कम्युनिटी बाहर हो जाती हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि भैया स्टेट अलग अलग हो गए, जैसे तेलंगाना आंध्र अलग अलग हो गया, तेलंगाना अलग बन गया, आंध्र प्रदेश अलग बन गया, तो कुछ कम्युनिटी जो है वो तेलंगाना में चली गई और वही सेम कम्युनिटी के कुछ लोग वो आंध्र प्रदेश में रह गए। अब एक स्टेट में तो एसटी हो गए, दूसरे स्टेट में वो जो है एसटी नहीं है, इसकी वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये कुछ इश्यूज थे जो फाइंड आउट किए गए थे उस पांडा कमेटी के द्वारा, और उन्होंने इसको चेंज करने का यहाँ पे सुझाव दिया था। गवर्नमेंट ने भी इसके बारे में काफी सीरियसली चर्चाएं करी, बट सरकार ने अभी इसको होल्ड पे रख दिया है क्योंकि उसमें भी कुछ कंट्रोवर्सी आ गई है। तो 40 कम्युनिटी कम से कम ऐसी हैं इंडिया में जिनको यूजुअली एसटी लिस्ट के अंदर होना चाहिए था, उनको लेकिन डिले हो रहा है बिकॉज ऑफ द प्रोसीजर एंड दीज ड्रॉबैक्स। तो ये बोलता है पूरा मामला। करंट प्रोसीजर क्या है आपको बताता चलता हूं। देखिए, किसी भी कम्युनिटी को एसटी में इंक्लूड करने की जो प्रोसीजर है वो स्टेट गवर्नमेंट से शुरू होती है। पहले उसको स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंड उसको आइडेंटिफाई करती है, फिर उसको स्टेट गवर्नमेंट उस प्रपोजल को भेजती है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के बाद। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर उस पूरे प्रोसीजर को स्टडी करती है और जो क्राइटेरिया होते हैं शेड्यूल ट्राइब को लेके, इंक्लूजन होना चाहिए, स्पेशल लैंग्वेज होनी चाहिए, राइट, एक बैकवर्डनेस होनी चाहिए, वो सब कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। उन सबको करने के बाद वो भेजा जाता है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास। रजिस्ट्रार ऑफ जनरल ऑफ इंडिया जब उसको डिक्लेयर कर देते हैं, पास कर देते हैं, तो फिर जाता है वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के पास। ये भी जब उसको अप्रूव कर देते हैं तो फिर वो जाता है कैबिनेट के पास। कैबिनेट में जाने के बाद फिर वो पार्लियामेंट के थ्रू उसको आप ऐड कर सकते हो। ये पूरा प्रोसीजर होता है। यहां पे एक दिक्कत ये भी है, यहां पे बहुत बड़ा जो रोल दिया गया है वो दिया गया है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को। अनफॉर्चुनेटली रजिस्ट्रार ऑफ जनरल ऑफ इंडिया के अंदर एंथ्रोपोलॉजिस्ट नहीं है या सोशोलॉजिस्ट नहीं है, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजिस्ट और सोशोलॉजिस्ट लोग जो हैं यही लोग ग्राउंड पे जाके स्टडी करते हैं कि कौन ट्राइब है कौन ट्राइब नहीं है। अब भैया जब इनकी वैकेंसी होगी तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे?
एंथ्रोपोलॉजिस्ट का तो काम ही यही होता है ना, ट्राइबल कल्चर को पढ़ना, उन और सोशियोलॉजिस्ट का काम भी यही होता है, उनके कल्चर को पढ़ना, उनकी प्रैक्टिसेस को आइडेंटिफाई करना, स्टडी करना, रिसर्च करना। तो उसकी वजह से भी यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। बट अल्टीमेटली यही निकलता है पूरा प्रोसीजर, और अल्टीमेटली कंक्लूजन यही है कि भाई जो पुराना सिस्टम चल रहा था अभी वही चलेगा, गवर्नमेंट ने इसको होल्ड पे कर दिया है। ठीक है, चलिए यहां से हमारे 2013 में क्वेश्चन भी पूछा गया है यूपीएससी में। एक तरफ ट्राइब है, दूसरी तरफ स्टेट्स हैं, तो यू नीड जस्ट टू मैच द फॉलोइंग। ठीक है, बोंडा, डोंगोरियन कोंड, कार्बी एंड लिम्बू कौन कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, 1 and 3, 2 and 4 ये बताइए, क्योंकि यूपीएससी का क्वेश्चन है लास्ट ईयर का, अब 2013 का। दो क्वेश्चन जो हमसे कल पूछे गए थे उसका आंसर आपके यहाँ पे दे देता हूं। पहले का आंसर हो जाता है ओनली 2 और दूसरे का आंसर हो जाता है 1 and 3। As per the provisions of the Constitution of India, a regional commissioner shall not be removed from the office except on the recommendation of the governor of the state where the regional commissioner is posted। भैया गवर्नर का इसमें कोई रोल नहीं होता है। The number of the election commissioner in election commission shall be fixed by the president from time to time। Yes, president के द्वारा उनको किया जाता है, तो only this is correct। दूसरे में आ जाता है 1 and 3 ओनली, तो इसमें 2 वाला जो है इनकरेक्ट होता है। इन केस ऑफ द डिफरेंस ऑफ द ओपिनियन अमंग्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर द मैटर इज रेफर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नहीं, तो ये मेजोरिटी बेसिस पे किया जाता है। यूजुअली यहाँ पे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी होते हैं उनकी जो डिसीजन होता है वही यहाँ पे माना जाता है। हालांकि हमारे जो तीनों इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होते हैं इनका जो सैलरी होती है, इनकी जो पावर होती है वो बिल्कुल सिमिलर ही होती है, लेकिन कभी कभार जब टाई हो जाता है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का यूज वहां पे कर लिया जाता है। तो ये कुछ मामला यहाँ पे बनता है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है, भैया कहते हैं कि बुद्धिस्ट सेक्ट फाइंड्स री इनकारनेशन ऑफ द फेमस रिनपोच। री इनकारनेशन तो आप समझते हो, पुनर्जन्म जिसको बोलते हैं, है ना। जैसे हिंदुइज्म में री इनकारनेशन को काफी ज्यादा माना जाता है हमारे यहाँ पे, तो ऐसा ही री इनकारनेशन वाला जो प्रोसीजर है वो बुद्धिज्म के अंदर भी एक्सेप्ट किया गया है। बुद्धिज्म कोई एक सेक्ट नहीं है, एक धर्म नहीं है। बुद्धिज्म के अंदर भी बहुत सारे छोटी छोटी ब्रांचेस बनी हुई हैं, जिनमें से एक ब्रांचेस होती है तांत्रिक ब्रांच। तांत्रिक, देखिए थोड़ा आपको बताता चलूं कि बुद्धिज्म के अंदर क्या होता है, हीनयान और महायान, है ना। हीनयान और महायान, हीनयान और महायान। देखिए हीनयान को थेरवाड़ भी कहते हैं, थेरवाड़ इसका पुराना नाम था हीनयान का, जिसे लेसर व्हील भी कहा जाता है। महायान को जो है वो बेटर व्हील भी कहा जाता है। महायान के अंदर क्या रहता है, महायान के अंदर वो लोग क्या करते हैं, बेसिकली सिंबल्स की पूजा करते हैं। हीनयान के अंदर बेसिकली आइडल वर्शिप वगैरह जो है वो नहीं, हीनयान और थेरवाड़ के अंदर जो है वो सिंबल्स को माना जाता है, महायान के अंदर जो है वो आइडल वर्शिप कर देते हैं। खैर उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। लेटर ऑन क्या हुआ, महायान के अंदर एक और ब्रांच निकली जिसे जो है तांत्रिक ब्रांच कहा जाता है। तांत्रिक, इसे जो है वज्रयान भी कहा जाता है, वज्रयान। ठीक है, क्योंकि हिंदुइज्म के साथ काफी ज्यादा कांटेक्ट में रहे, तो 5th-6th सेंचुरी एसी के अंदर, एडी के अंदर महायान से एक और ब्रांच निकली तांत्रिज्म। तांत्रिज्म में बेसिकली क्या होता है, इसकी जो मेन फिलोसफी है वो यही है। तांत्रिज्म एक फास्ट तरीका होता है, फास्ट साल्वेशन को एक्सेप्ट करने, प्राप्त करने का, बुद्धा बनने का सबसे फास्टेस्ट तरीका माना जाता है। तो इंडिया में तो था ही, खैर ये बाद में ये जो है तिब्बत के अंदर गया। और तांत्रिज्म एक बहुत बड़ी खास बात ये होती है कि इनमें गुरु परंपरा होती है, गुरु। तो तांत्रिज्म को फॉलो करने वाले को एक सुप्रीम गुरु होता है, एक सुप्रीम टीचर होता है, जिसे कहते हैं रिम्पोच। रिम्पोच, तो जो पुराने रिम्पोच थे उनका नाम था तालुंग सेत्रलुंग। ठीक है, जैसे दलाई लामा है तो यहाँ पे इनको दलाई लामा उनका नाम थोड़ी ना है, दलाई लामा इनका एक डेजिग्नेशन है, दलाई लामा। तो दलाई लामा की भी इनकारनेशन होती है। ठीक है, ऐसे ही रिम्पोचे जो कि तांत्रिज्म के अंदर माना जाता है उनकी भी रीइंकारनेशन होती है। तो जो लेट जो तालुंग सतरोंग थे उनके रीइंकारनेशन को आइडेंटिफाई किया गया है। ठीक है, और रीइंकारनेशन को आइडेंटिफाई किया गया हिमाचल के स्पीति के अंदर। तो ये बच्चा है छोटा सा, आप देख सकते हो। ठीक है, इनको जो है रीइंकारनेशन के लिए फाइंड आउट किया गया है। अब क्या होगा, इन बच्चे का क्या होगा, बचपन से ही एक मोनेस्ट्री के अंदर रहेंगे और इनको एज अ गॉड तो नहीं कहेंगे बट एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड इनको जो है वो ट्रीट किया जाएगा पूरी जिंदगी तक, जब तक ये जिएंगे। और ये परंपरा वहां पे चलती है। और ये जो बुद्धिस्ट का जो सेक्ट जिसे हम लोग तांत्रिक कहते हैं, इसे निंगमा सेक्ट भी कहते हैं। निंगमा,
नेपाल के अंदर इसे निगमा सेक्ट भी कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, इससे ज्यादा कोई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, वज्रयान वगैरह वो सब मैंने आपको थोड़ा बता ही दिया है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत, क्योंकि ये जो तंत्रिज्म चलता था वो हिंदुइज्म में और वैदिक प्रैक्टिसेस से जो है वो लिया गया है, इसका कहीं ना कहीं से कॉन्सेप्ट, फिर बाद में वो तिब्बतन बुद्धिज्म के अंदर भी आ गया और वो सब चीजें यहाँ पे चलती हैं। तो वज्रयान बुद्धिज्म, तांत्रिक बुद्धिज्म, आप इसको कुछ भी कह सकते हो। तो ये थोड़ा सा प्रोसीजर यहाँ पे बनता है, ठीक है। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि निगमा सेक्ट बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन, ऐसा भी पूछ सकता है। फिर ये पूछ सकता है कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द निगमा सेक्ट, तो उसमें आपको तंत्रिज्म या वज्रयान कहीं देखने को मिलेगा ऑप्शंस में, तो आपको उसको फाइंड आउट करना है। इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में, ठीक है जी। चलो एक छोटा सा टॉपिक है, वो हम लोग न्यूज़पेपर से ही कर सकते हैं उसको, तो और वो टॉपिक आता है सेबी के बारे में, जो मैंने ऊपर इंक्लूड नहीं किया था क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, हल्का फुल्का ही है। सेबी प्लान्स टू टैकल मार्केट रूमर्स। देखिए क्या मतलब है इस बात का, रूमर्स। देखिए भाई स्टॉक मार्केट का को हिंदी में क्या कहते हैं, कई बार लोग इसे स्टॉक मार्केट और सट्टा बाजार भी कहते हैं। सट्टा बाजार, सट्टा तो पूरी तरह से रूमर के ऊपर ही काम करता है। देखिए मार्केट में क्या होता है, अगर मार्केट में ये रूमर फैल गया कि ये कंपनी एक्सपेंड करने वाली है, इस कंपनी को फंडिंग मिलने वाली है, तो लोग उसके शेयर के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि अगर यार इसके अंदर फंडिंग आएगी और वो एक्सपेंशन होगा तो शेयर प्राइसेस इंक्रीज होंगे। और चाहे ऐसा ना हो, रूमर भी इस तरह के काम कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है किसी कंपनी के बारे में रूमर फैल जाता है कि यार ये कंपनी तो डूबने वाली है ना, इसकी तो ये तो बैंकरप्ट हो गई है, इसके तो जो मैनेजमेंट है वो करप्शन कर रही है। तो उस केस में ऐसे मार्केट में रूमर फैल जाता है और उस कंपनी का स्टॉक मार्केट एकदम नीचे गिर जाता है। तो ये रूमर्स को टैकल करने के लिए भी एसबीआई सेबी जो है वो सामने आया है, और सेबी ने इन कंपनीज को, जो कि 250 टॉप लिस्टेड कंपनीज हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं। उनको ये कहा है कि भैया जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उन इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट सेफ रहे, उसके लिए कंपनीज को कुछ डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। कैसे? कंपनी को डिस्क्लोजर करना पड़ेगा कि भैया उनका जो रिस्क है वो कितना है, उनकी सीनियर मैनेजमेंट के बारे में डिटेल देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके अलावा अगर किसी कंपनी के ऊपर कोई फाइन लगाया गया है, कोई पेनल्टी लगाई गई है, अगर किसी कंपनी के अंदर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कोई सस्पेंशन हुआ है, कोई सीजर हुआ है, वार्निंग वगैरह दी गई है कोर्ट के द्वारा, कोई फाइन वगैरह दिया गया है, अगर कोई सीनियर उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, अगर किसी को अरेस्ट किया गया है, करप्शन में कोई अगर शामिल हुआ है, उस केस में 12 घंटे के अंदर अंदर उस कंपनी को अपने सोशल मीडिया हैंडल पे और अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे वो इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी, ताकि इन्वेस्टर्स को इंफॉर्मेशन मिल सके इस कंपनी के अंदर क्या हो रहा है। बहुत बार क्या कंपनियां छुपा देती हैं, है ना, कोई उसके ऊपर कोई फाइन लगाया गया या कोई पेपर लीक हो गए, करप्शन हो गया, छुपा देती हैं, अब नहीं छुपा पाएंगी। तो ये सब इसलिए किया गया है सेबी के द्वारा, ताकि इन्वेस्टर्स अपनी कंपनी के बारे में पूरी तरह से उनको जानकारी रहे, ट्रांसपेरेंसी पूरी तरह से रहे और अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव कर सकें। तो ये बनता है पूरा मामला इस तरह से। थोड़े समय पहले आपने देखा होगा कि नमक को लेके एक रूमर फैल गया था मार्केट में कि भाई मार्केट में नमक खत्म हो गया, देश में नमक खत्म हो गया। तो नमक की थैली यार जो 10 रुपए की आती थी वो 80 90 रुपए की बिकने लगी थी, और इट वाज जस्ट अ रूमर। और उस समय जो टाटा सोल्ट है ना, टाटा सोल्ट, उसके शेयर प्राइसेस डबल ट्रिपल हो गए थे, क्योंकि महंगा हो गया था सोल्ट। तो ये रूमर्स की वजह से बहुत सारी चीजें यहाँ पे हो जाती हैं कई बार, ठीक है। चलिए एक टॉपिक यहाँ पे आता है भैया, आर एल नीनो ला नीना वेदर पैटर्न्स आर चेंजिंग। देखिए वो बताने की रिक्वायरमेंट वैसे आपको है नहीं। जब हम लोग क्लाइमेट की बात करते हैं तो पूरा वर्ल्ड जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स अगर दुनिया में कहीं एक जगह कोई चीज होती है तो उसका इंपैक्ट जो है हर तरफ नजर आता है, क्योंकि पूरा अर्थ एटमॉस्फेयर इज इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। आइसोलेशन में तो कुछ भी नहीं है। तो एल नीनो ला नीना की हम लोग बात करें, हल्का सा आपको बता देता हूं ये क्या होता है। वैसे तो आपके एनसीईआरटी या जो ज्योग्राफी के बेसिक चीजें आप पढ़ते हो उसके बारे में आपको पता ही होगा। एल नीनो जो फिनोमिना होता है या ला नीना जो फिनोमिना होता है दोस्तों, ये पैसिफिक ओशन के अंदर होता है, ठीक है, ध्यान देना है। ये अटलांटिक के अंदर नहीं होता है, ये पैसिफिक के अंदर होता है। पैसिफिक में क्या रहता है, देखिए जो यूजुअली पैसिफिक के अंदर, देखिए हमारे दो पार्ट होते हैं पैसिफिक के अंदर भी, एक ईस्टर्न पार्ट होता है, एक वेस्टर्न पार्ट होता है, ठीक है। हमारे पैसिफिक का जो ईस्टर्न पार्ट होता है वहां पे कोल्ड करंट चलते हैं, जैसे यहाँ पे कोल्ड कैलिफोर्निया करंट हो गया, और साउथ अफ्रीका में यहाँ पे पेरुवियन करंट हो गया, हम्बोल्ट करंट जिसको बोलते हैं, वो कोल्ड करंट होते हैं।
और पैसिफिक के वेस्टर्न साइड में वार्म करंट चलते हैं। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पे ईस्ट ऑस्ट्रेलियन वार्म करंट हो गया, क्यूरोशियो करंट हो गया, वो सब वार्म करंट होते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि पैसिफिक का वेस्टर्न वाला हिस्सा वो गर्म रहता है और पैसिफिक का जो ईस्टर्न वाला हिस्सा है वो ठंडा रहता है, ये आप कह सकते हो जनरली। और यहाँ पे चलती हैं ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स, मतलब जो हवाएं हैं वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ इस तरह से चलती हैं। और इन विंड्स के चलने से क्या होता है, कुछ चेंजेस यहाँ पे होते हैं। एक मिनट, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, और इसको ना मैं ब्लैक कलर का ले लेता हूँ थोड़ा, क्योंकि ये भी ब्लू हो जाएगा, फिर दोनों ब्लू हो जाएंगे, इससे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलती हैं इस तरह से ट्रेड विंड चलती हैं। उन ट्रेड विंड चलने की वजह से क्या होती है, ईस्टर्न वाले हिस्से का जो वाटर है वो रिमूव होकर धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया की तरफ आना शुरू हो जाता है। ये नॉर्मल प्रोसीजर होता है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, इट्स अ नॉर्मल प्रोसीजर। बट कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये जो विंड्स होती हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हो जाती हैं, बहुत स्ट्रोंग हो जाती हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा मात्रा में, मोर देन एवरेज जो यूजुअली होता था ना, उससे ज्यादा वाटर जो है ईस्टर्न पार्ट से वेस्टर्न पार्ट की तरफ चलने लगता है। तो जो पहले से कंडीशन होती थी, यानी कि ये वाली कोल्ड और इधर जो है वार्म, वो कंडीशन पहले से और ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाती हैं और ज्यादा स्ट्रोंग हो जाती हैं। तो वार्म बिकम्स वार्मर एंड कोल्ड बिकम्स कोल्डर। ठीक है, तो ये जो पूरा यहाँ पे सर्कुलेशन होता है, ये नॉर्मल ईयर के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रोंग हो जाता है। इसे कहते हैं ला नीना, इसे कहते हैं ला नीना। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ला नीना इज एक्चुअली बेनिफिशियल फॉर इंडियन मॉनसून, जो यहाँ पे हमारे इंडियन ओशन के अंदर हो रहा है। इस समय क्या हो रहा है, पिछले 2-2.5 साल से 2 से 3 साल हो गए हैं, लगातार ला नीना वाली कंडीशन चल रही है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे सितंबर के महीने में मॉनसून मोर देन एवरेज हो रहा है, विच इज गुड फॉर इंडियन मॉनसून। लेकिन हमेशा गुड नहीं होता है, हमेशा गुड नहीं होता है। जब ला नीना होता है तो वेस्टर्न साइड में, यानी कि आप अमेरिका की बात कर लीजिए या साउथ अमेरिका की बात कर लीजिए, यहाँ पे ड्रोट्स आते हैं, ड्रोट्स, क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन हो जाती है और ड्रोट्स आते हैं। ऑस्ट्रेलियन साइड में, इंडोनेशिया वाली में क्या होता है, फ्लड्स आते हैं। तो पिछले 2-3 साल से ऑस्ट्रेलिया में भयंकर फ्लड आ रहे हैं। मॉनसून तो बेटर हो रहा है, बट ये फ्लड कंडीशन डेवलप हो गई है। ये होता है ला नीना। ला नीना के अपोजिट फिनोमिना होता है जिसे कहते हैं एल नीनो। एल नीनो में हर कुछ अपोजिट होता है। ये जो पहले यहाँ पे कोल्ड था वो वार्म हो जाता है, जो पहले ऑस्ट्रेलिया वाली साइड में वार्म था वो कोल्ड हो जाता है, और विंड्स भी काफी वीक हो जाती हैं। इवन कई बार विंड्स रिवर्स भी चलना शुरू हो जाती हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे वार्म और यहाँ पे कोल्ड। ठीक है, और वो सर्कुलेशन पूरी तरह से अपोजिट हो जाता है, ऐसा हो जाता है। पहले वो उल्टा हुआ करता था। इस केस में क्या होता है, इसे बोलते हैं एल नीनो। ठीक है, एल नीनो वाले केस में क्या होता है, अमेरिका वाली साइड में आता ही है फ्लड, और ऑस्ट्रेलिया वाली साइड में क्या होता है, ड्रोट्स, ड्रोट्स आते हैं। ये होता है एल नीनो। हालांकि ये आपके ज्योग्राफी का स्टैटिक पार्ट है, जब आप इसको क्लास में करते हैं तो कम से कम 2-2.5 घंटे में ये क्लास में कवर करवाया जाता है। बट न्यूज़पेपर एनालिसिस में तो हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते। बट जितना मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया है, ये कंटेंट आपको यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया है इस आर्टिकल से, इसका थोड़ा सा पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये है पूरा मामला एल नीनो ला नीना। बट अभी एक स्टडी ये कहती है, एक स्टडी की गई है जिसमें यह कहा गया कि भैया एल नीनो ला नीना, जो कि अगर सदर्न ओशन में होते हैं तो इसे एनसो कहते हैं। जब एल नीनो ला नीना, एल नीनो इज कंबाइंड विद सदर्न ओसिलेशन, इसे एनसो कहते हैं। सदर्न ओसिलेशन समझते हो ना, सदर्न ओसिलेशन मतलब होता है चेंज। तो जब वेस्टर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक और ईस्टर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक में प्रेशर चेंज होता है, उसे हम लोग ऑसिलेशन कहते हैं। तो कई बार ये लो प्रेशर होता है, ये हाई प्रेशर होता है, कई बार ये हाई होता है, ये लो होता है, तो ये चेंज होता रहता है, इसे ऑसिलेशन कहते हैं। और व्हेन दिस ऑसिलेशन इज कंबाइंड विद एल नीनो, इसे कहते हैं एनसो। और एनसो इज वेरी डेंजरस बिकॉज इट इज वेरी बैड फॉर द ग्लोबल फिनोमिना, इट इज ऑल्सो बैड फॉर द इंडियन मॉनसून एज वेल। सो व्हाट हैपेंड, ये स्टडी ने क्या कहा, स्टडी ये कहती है भैया एल नीनो ला नीना का जो इंपैक्ट था वो आने वाले समय में और ज्यादा नेगेटिव होने वाला है। पहले माना जा रहा था कि 2040 तक इट इज गोइंग टू बी स्ट्रोंगर, लेकिन अभी रिसेंट स्टडी ने ये कहा है कि 2030 तक एल नीनो ला नीना का इंपैक्ट जो है और ज्यादा नेगेटिव नजर आएगा। मतलब देयर वुड बी मोर एल नीनो इवेंट्स इन फ्यूचर, दैट इज वेरी बैड फॉर द इंडियन मॉनसून एज वेल। क्योंकि पैसिफिक ओशन कोई छोटा मोटा ओशन नहीं है, 1/3 ऑफ द वर्ल्ड इज कवर्ड बाय द पैसिफिक ओशन।
और भैया इतने बड़ा लेवल पे कोई फिनोमिना होगा तो पूरे ग्लोब को वो इम्पैक्ट करेगा। बांग्लादेश, पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान के अंदर फ्लड आया था ना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, इंडिया, श्रीलंका, इन कंट्रीज को तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट करने वाला है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मॉनसून। बाकी ग्लोबली अमेरिका, कनाडा, चिली, अमेरिका, साउथ अमेरिका, इनको भी इंपैक्ट करेगा, मैक्सिको, इनको भी इंपैक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे भी ड्रॉट्स और फ्लड के जो है यहाँ पे ज्यादा इंसिडेंट नजर आएंगे। सो दैट इज द इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, उसकी वजह से ये सब होने वाला है। तो ये पूरी स्टडी कहती है, बाकी आपको ये पढ़ना तो पढ़ सकते हो, बट आई वुड रिकमेंड कि आप इसका एनसीईआरटी से जाके पढ़ें। एनसीईआरटी में काफी अच्छे से दिया हुआ है, और इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे कोई वीडियो दे सकते हो, उसके लिए वो आपके लिए बेटर रहेगा। चलिए, एक हमारे पास छोटा सा आर्टिकल आता है, वो तमिलनाडु से आता है, और तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये फाइल किया है, एक एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट में। ये कहा गया कि सब जो जल्लीकट्टू है ना हमारा, वो एक हमारा कल्चरल इवेंट है यार। जल्लीकट्टू रिलीजियस इवेंट होने के साथ साथ कल्चरल इवेंट भी है, जो कि तमिलनाडु में लगभग 2500 ईयर से सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप उसको काहे बैन करने पे तुले हुए हो? सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये एप्लीकेशन तमिलनाडु ने डाली है। सुप्रीम कोर्ट का देखें यहाँ पे अपना आर्गुमेंट है। तो आप ये पूरा मामला क्या है थोड़ा थोड़ा आपको बताता चलता हूं, बाकी कंटेंट आप इसको यहां से जाके पढ़ सकते हैं। देखिए, तमिलनाडु के अंदर जो है बहुत फेमस है, जब पोंगल होता है तो पोंगल में जो थर्ड डे ऑफ पोंगल होता है, जिसे मोटू पोंगल डे कहते हैं, उस समय जल्लीकट्टू को सेलिब्रेट किया जाता है। जल्लीकट्टू को जो है मंजू विरात्तू भी कहते हैं, ये इसका अलग दूसरा नाम होता है। बहुत समय से इसको हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, खासकर जो आईआर पीपल होते हैं और वो इसको सेलिब्रेट ज्यादा करते हैं। यूजुअली जो हार्वेस्ट होती है उसको सेलिब्रेट करने, हार्वेस्ट जो कटाई वटाई हो जाती है फसलों की, उसको सेलिब्रेट करने के लिए किया जाता है, और इसको सेलिब्रेट किया जाता है। कैटल वर्शिप भी यहाँ पे किया जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि वायलेंट स्पोर्ट है। क्यों? देखिए, स्पोर्ट में पता क्या होता है, ये इस स्पोर्ट में एक बैल होता है, एक बुल होता है, और एक ऐसा आदमी होता है। ठीक है, एक नहीं होता, मतलब बहुत सारे होते हैं। तो होता क्या है, इस बुल को टेम किया जाता है। टेम टेम इन द सेंस कि देखिए, इस बुल का जो ये सींग होते हैं ना, यहाँ पे भी ना कई बार वो लोग क्या करते हैं, कुछ कॉइन्स टांग देते हैं एक छोटे से पाउच के अंदर। तो करना क्या होता है, जो भी लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं इसके अंदर, तो उस बुल का जो हम्प होता है, इस हम्प को पकड़ना होता है। इस हम्प को पकड़ के उस बुल को कंट्रोल करना रहता है, या फिर जो इसके सींग के ऊपर वो कॉइन्स टंगे होते हैं उनको कैप्चर करना होता है, तो आप विनर बन जाते हो। और ये काफी वायलेंट होता है, क्योंकि कई बार ऐसा माना जाता है कि ये जो बुल होता है, इसको गुस्सा दिलाने के लिए लोग इनकी आंखों में मिर्ची विर्ची भी डाल देते हैं, और काफी वायलेंट तरीके से। और कई बार जब बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाता है तो क्लैश वगैरह हो जाते हैं, और कई बार डेथ भी हो सकती है। एक्चुअली 2-4-7 साल पहले जो है वहां पे एक बच्चे की डेथ हो गई थी इस जल्लीकट्टू के दौरान। तो ये जो है थोड़ा पता होना चाहिए आपको, ये फेस्टिवल को कैसे किया जाता है। ठीक है, ये कोई रेस नहीं है, ये बुल रेस नहीं है, वो अलग होती है। ये बुल को काबू करने का तरीका होता है। तो देयर इज ओनली वन विनर, या तो बुल विनर बनेगा या फिर वो आदमी विनर बनेगा। तो जब बच्चे की डेथ हो गई थी, एक 2006 की बात कर रहा हूं मैं, बहुत साल पहले, 2006 में मद्रास हाई कोर्ट ने जल्लीकट्टू को बैन कर दिया था। ठीक है, जल्लीकट्टू को बैन कर दिया था। अब जल्लीकट्टू तो बहुत फेमस है तमिलनाडु के अंदर। तो तमिलनाडु की सरकार ने क्या किया, एक तमिलनाडु रेगुलेशन ऑफ जल्लीकट्टू एक्ट पास किया 2009 में, जिसमें उन्होंने हाई कोर्ट के ऑर्डर को सब कर दिया, बंद कर दिया, और उन्होंने कहा कि भैया ये तो हमारा जो अपना आर्टिकल 29 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके तहत ये हमारा कल्चरल आइडेंटिटी है, सो वी हैव फंडामेंटल राइट टू प्रोटेक्ट दिस। तो जल्लीकट्टू जो एक्ट 2009 में पास किया गया था, उस बैन को रिवर्स कर दिया गया। तो ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने भी जल्लीकट्टू को जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के अंदर जल्लीकट्टू को बैन कर दिया। ठीक है, और जो 2009 में तमिलनाडु ने एक्ट पास किया था उसको स्ट्रक डाउन कर दिया, ये कह के कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में नहीं है। तो ये 2014 में बैन हो गया। फिर आ गई जो है सरकार चेंज हो गई 2014 के अंदर। फिर हुआ क्या, 2017 में दोबारा से तमिलनाडु ने लेजिस्लेशन पास किया, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह कहा कि सर जल्लीकट्टू को बंद नहीं किया जाना चाहिए, ये कल्चरल आइडेंटिटी का पार्ट है। हालांकि जो एनिमल क्रुएलिटी होती है बुल्स के साथ, उसको जो है थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता है कानून को। जल्लीकट्टू को क्यों बैन कर रहे हो? एनिमल क्रुएलिटी को बैन कर सकते हो या उसके अंदर चेंजेस कर सकते हो। तो ये मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, बेसिकली इसके अंदर फाइनल वर्डिक्ट आया नहीं है। तो तमिलनाडु की सरकार ने अभी
सुप्रीम कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन डाली है कि साहब इसको बंद मत करिए, ये हमारे कल्चर का पार्ट है, हमारी आइडेंटिटी का पार्ट है। तो ये बनता है पूरे का पूरा मामला। अब यह सभी लोगों का यहाँ पे अपना आर्गुमेंट है, कुछ लोग इसके फेवर में बोलते हैं, कुछ लोग इसके अगेंस्ट में बोलते हैं। जो लोग फेवर में बोलते हैं उनका देखो, उनके तो सिंपल से आर्गुमेंट है कि ये प्रैक्टिस जो है 2500 ईयर से चल रही है, 2500 साल हो गए हैं, तो इसको आप ऐसे बंद मत करिए, है ना। इट्स अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर आइडेंटिटी। ये जो बुल की वैरायटी होती है ये लोकल वैरायटी होती है, इंडिजिनस वैरायटी है, ठीक है। अगर जल्लीकट्टू को बंद कर दिया गया तो इन बुल्स को लोग डोमेस्टिकेट करना बंद कर देंगे, क्योंकि आजकल तो सारे काम मशीनों से होते हैं, तो ये वैरायटी खत्म हो सकती है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें उन्होंने आर्गुमेंट दिया है। जो लोग जल्लीकट्टू के अगेंस्ट में आर्गुमेंट देते हैं उनका तो सीधा सा कहना है सर ये तो एनिमल क्रुएलिटी है ना, एनिमल क्रुएलिटी है, क्योंकि इन बुल्स के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, इनको मारा जाता है, पीटा जाता है, ऐसा कहते हैं लोग। इनकी आंखों में मिर्ची वगैरह डाल दी जाती है और जान माल का खतरा भी होता है, तो इट्स अ काइंड ऑफ वायलेंट स्पोर्ट्स। बाकी अपने अपने आर्गुमेंट है, लेट्स सी सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे क्या कहता है क्या नहीं कहता, बाद की बात है। चलिए जी, चाइना से एक अजीब सी तो नहीं कहूंगा, बट खबर ये है कि भाई चाइना में आज भी जीरो कोविड पॉलिसी फॉलो की जाती है। चाइना में बड़े बड़े सिटीज को बंद कर दिया जाता है, जैसे ही वहां पे 2-4 केस आते हैं और 15 दिन के लिए, महीने भर के लिए बंद कर दिया जाता है, चाहे वहां पे शंघाई हो, कुछ भी हो। चाइना वाले जीरो कोविड पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं, ये सबको पता है, जिसकी वजह से क्योंकि और चाइना जो है दुनिया के सप्लाई चेन का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जिसकी वजह से दुनिया की सप्लाई चेन भी डिस्टर्ब हो रही है और बहुत सारी कंपनी चाइना से निकल रही हैं, बाहर की तरफ जा रही हैं अपने प्लांट्स को बंद करके, क्योंकि चाइना में जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से उनकी फैक्ट्रियां बंद पड़ी हुई हैं। तो चाइना को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है कोविड-19 का, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी, कोविड पॉलिसी, है ना। हजारों लाखों करोड़ों लोगों को जो है घरों में बंद कर दिया जाता है। शंघाई वंघाई में, बीजिंग में ऐसा हुआ, शंघाई में ऐसा हुआ, कई सारे सिटीज में ऐसा हुआ। बट अभी चल रहा है वर्ल्ड कप फुटबॉल, फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, तो भाई जब टीवी पे, अब चाइना के अंदर फुटबॉल बहुत पॉपुलर है, जब टीवी के ऊपर लोग देखते हैं मैच को जो कतर के अंदर हो रहा है, देखते हैं यार वहां पे तो लोग मास्क ही नहीं लगा रहे हैं, जबकि चाइना में आज ही मास्क लगाना मैंडेटरी है। चाइना में लोग इतने भीड़ में इकट्ठा ही नहीं हो सकते, जबकि कतर में तो लोग जो है वो यह स्टेडियम भरे हुए हैं। तो चाइना के लोग अपनी देश की गवर्नमेंट की पॉलिसी से बहुत नाराज हैं कि भैया पूरे दुनिया तो मजा ले रही है, पार्टीज कर रही है, छुट्टियों पे जा रही है, वर्ल्ड कप देख रही है, हम लोग जो है घरों में बैठ के बंद पड़े हुए हैं, हमें जो है यहाँ पे पिंजरे में डाल दिया गया है। तो इसीलिए जो है कुछ प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। आईफोन की जो सबसे बड़ी फैक्ट्री है चाइना के अंदर, वहां पे प्रोटेस्ट अभी हुए और पुलिस ने लाठीचार्ज वगैरह भी किया। तो चाइना के अंदर इस तरह का मंदिर ही अंदर माहौल बन रहा है, बट फिर भी चाइना जीरो कोविड पॉलिसी को फॉलो कर रहा है। देखिए जब इनिशियली कोविड आया था तो उस समय मोस्टली कंट्रीज ने लॉकडाउन को फॉलो किया था, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि जो कोविड के केस हैं वो स्टेबल हो जाएं और धीरे धीरे कम हो जाएं। बट धीरे धीरे रियलाइज किया गया बहुत सारे देशों के द्वारा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, नेचुरल हर्ड इम्यूनिटी को फॉलो किया और वैक्सीनेशन जब देना शुरू हुए, ठीक है, तो वैक्सीनेशन दिया गया और इम्यूनिटी को फॉलो किया गया। तो जिसके बाद आपको पता है अमेरिका, इंडिया, मोस्टली कंट्री ने जो है इस पॉलिसी को अपनाया और आज वो उनकी इकोनॉमी ओपन अप हो गई है, लोग नॉर्मल लाइफ वहां पे जीना शुरू कर दिया है। न्यूजीलैंड एक ऐसा कंट्री था जिसने भी अभी बाद में एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इन्होंने सबसे लंबे समय तक जीरो कोविड पॉलिसी को फॉलो किया। फिर धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया ने भी खोलना शुरू कर दिया, न्यूजीलैंड ने भी ओपन करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको रियलाइज हो गया है कि ये वायरस है यार, आप इसको ऐसे टेम नहीं कर सकते, इसको ऐसे इस तरह से आप नहीं कर सकते, टैकल नहीं कर सकते। बीजिंग अभी भी एक दुनिया का जितना बड़ा कंट्री है, अभी भी जो जीरो कोविड पॉलिसी को फॉलो कर रहा है, तो उसकी वजह से सारी चीजें यहाँ पे हो रही हैं। और वैसे भी आपको पता है यार, चाइनीज वैक्सीन, जैसे चाइनीज प्रोडक्ट होते हैं ऐसी चाइनीज वैक्सीन है, तो वो लोग तो अपनी वैक्सीन ही दे रहे हैं, देसी वैक्सीन दे रहे हैं, इम्यूनिटी उससे होती नहीं है, लोगों को फिर से आ जाते हैं। हमारे यहाँ पे जो वैक्सीन फॉलो की गई है, दी गई है लोगों को, दैट इज मच बेटर देन द चाइनीज वैक्सीन। जिन जिन देशों के अंदर चाइनीज वैक्सीन दी गई है ना, वहां पे आज भी केस आ रहे हैं। जैसे चाइनीज सामान होता है ऐसे चाइनीज की वैक्सीन है, तो ये पूरा मामला बनता है। बाकी सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है कि कोविड का, तो वो मुझे ऐसा लगता है चाइना को ही हुआ है इन केस ऑफ इकोनॉमी, और इसका इंपैक्ट बहुत सालों तक नजर आएगा चाइना के लोग के, ठीक है। चलिए जी, आज को जो एडिटोरियल है वो है माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम के बारे में। आपको पता है कि 2022 में जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसमें इंडिया का रैंक जो है 107 है, विच इज वेरी पुअर। हालांकि गवर्नमेंट ने इसके अगेंस्ट में
बहुत कुछ बातें बोली हैं, लेकिन हर बार गवर्नमेंट का यही रिएक्शन होता है, हर देश की गवर्नमेंट का रिएक्शन होता है। अगर कोई इंटरनेशनल रिपोर्ट उस गवर्नमेंट के लिए अच्छा कुछ बोल देती है तो वो उस रिपोर्ट को बहुत अच्छे से बोलते हैं, रैलीज वगैरह में बोला जाता है ना, कि अरे देखो हमारे देश का रैंक इंप्रूव हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन वही जब सेम रिपोर्ट आपकी कंट्री को रैंक को लोअर कर देती है तो उसी रिपोर्ट के ऊपर क्वेश्चन खड़े करने शुरू कर देते हैं। ये एक नॉर्मल सा ह्यूमन बिहेवियर होता है ना। तो 107 रैंक आया है इंडिया का आउट ऑफ 121 कंट्रीज, और ये तो चलो फिर भी मान लो 2% चांसेस हैं कि वो लोग इंडिया को टारगेट कर रहे थे, असली हालांकि ऐसा होता नहीं है, बट स्टिल हमारी जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है उसने भी ये कहा है कि इंडिया में 35% जो बच्चे हैं वो स्टंटेड हैं, लगभग 20% जो बच्चे हैं वो वेस्टिंग का शिकार हैं, 32% हमारे यहाँ पे अंडरवेट हैं। ये तो सरकारी आंकड़े हैं ना, ये तो कोई इंटरनेशनल मैगजीन नहीं है ना। ये हमारे यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम है। कारण क्या है? पुअर स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर, परसिस्टेंट लेवल ऑफ अनसेफ सैनिटेशन, और जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं होती हैं। ये कुछ कारण हमारे यहाँ पे हैं जो इस आर्टिकल के अंदर यहाँ पे बात किया गया है। देखिए गवर्नमेंट ने तो कई सारे इनिशिएटिव लिए हुए हैं माल न्यूट्रिशन को टैकल करने के लिए, हंगर को टैकल करने के लिए, जैसे सक्षम आंगनवाड़ी, पोषण स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज वगैरह, वो सरकार ने चला रखी हैं। मिड डे मील बोलते थे पहले इसको, और अभी तो इसको भी इंक्लूड कर दिया, दोनों मिड डे मील ICDS को मर्ज कर दिया गया है पोषण के अंदर। फिर भी हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। देखिए भैया पैसे के बिना कुछ नहीं हो सकता, है ना। पैसा मतलब कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, लेकिन पैसे के बिना भी पत्ता नहीं हिलता आजकल, तो पैसा बहुत जरूरी है। ये स्कीम क्यों फेल हो रही है? क्योंकि बजट की वजह से। ICDS की जब हम लोग बात करते हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस की बात करते हैं, तो पिछले 2 साल में इसके लिए जो बजट है वो सिर्फ 1% इंक्रीज हुआ है, ओनली 1%। PM पोषण को लेके क्या हुआ, पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल बजट में 21% की कटौती कर दी गई। भैया ऐसे कैसे काम चलेगा? जो चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर्स हैं झारखंड, असम, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, यहां पे 50% की वैकेंसी चल रही है, तो आपके पास मैन पावर भी नहीं है। समस्या बहुत बड़ी है। इवन अगर सरकार फंड रिलीज भी करती है तो वो फंड प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पाता, क्योंकि आपके पास ऑफिसर ही नहीं है, तो वो फंड अकाउंट में ऐसे कैसा फालतू में पड़ा रहता है। सोशल ऑडिट जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव होता है, सोशल ऑडिट हर स्कीम का होना चाहिए, सोशल ऑडिट रेगुलरली कैरिड आउट नहीं किए जाते, क्योंकि सोशल ऑडिट के अंदर कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होता है, लोगों का पार्टिसिपेशन होता है, वो हो ही नहीं पाता, जिसकी वजह से लार्ज स्केल करप्शन भी होती है, क्योंकि भाई ऊपर कोई देखने वाला ही नहीं है तो करप्शन हो जाती है। ये है यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से सारी स्कीम्स फेल हो जाती हैं। अब सॉल्यूशन क्या है? इस एडिटोरियल के अंदर जो मेजर फोकस किया गया है वो कैश ट्रांसफर के ऊपर किया गया है। तो कैश ट्रांसफर इज एक्चुअली ए गुड सॉल्यूशन, ठीक है। तो लोगों को अनाज देने की बजाय उनको आप कैश दीजिए, ठीक है। कैश करने से क्या होगा, आप बेनिफिशियरीज को बेटर तरीके से टारगेट कर सकते हो, राइट। कैश करने से क्या होता है, जो हाउस होल्ड होते हैं उनकी एक्सपेंडिचर की चॉइस इंक्रीज हो जाती है। आपने मान लो किसी आदमी को 10 किलो आपने वीट दिया, तो उसके पास कोई चॉइस नहीं है, उसको वो सिर्फ वीट ही ले सकता है। लेकिन मान लो उसको वीट की जरूरत ही नहीं है, उसको तो वीट खाना ही नहीं है, उसके पास वीट ऑलरेडी है, उसकी चॉइस लिमिटेड हो जाती है। लेकिन अगर आप उसके अकाउंट में पैसा दे देते हो, कैश दे देते हो, तो उसके पास चॉइस आ जाती है। वो वीट लेना चाहे वीट लेगा, राइस लेना चाहे राइस लेगा, दूध लेना चाहे दूध लेगा, है ना। ऐसे ही बच्चों के केस में भी, अगर वो एजुकेशन पे देना चाहता है, फूड पे खर्च करना, करिए ना उसको अगर आप कैश दोगे तो उसके ऑप्शंस ज्यादा हो जाते हैं उसके पास। तो ये एक बेटर तरीका यहाँ पे हो सकता है। लेकिन और कैश ट्रांसफर को हमारी सरकार फॉलो भी कर रही है ना, बहुत ज्यादा लंबे तरीके से। क्योंकि जब हम लोग जैम ट्रिनिटी की बात करते हैं, जनधन योजना की हम लोग बात करते हैं, आधार की बात करते हैं, मोबाइल की बात करते हैं, जैम ट्रिनिटी जिसको बोलते हैं, इसके तहत सरकार कैश ट्रांसफर के ऊपर काफी फोकस कर रही है। बट क्या कैश ट्रांसफर एक लास्ट सॉल्यूशन है? ये भी तो बड़ा सवाल है ना। देखिए इनका यह कहना है कि कैश ट्रांसफर हो सकता है कि एक अच्छा सॉल्यूशन हो, बट कैश ट्रांसफर अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं है। क्यों? देखिए इससे क्या होता है, कैश ट्रांसफर की वजह से जो फूड इन्फ्लेशन के अंदर चेंजेस होते हैं उनके अंदर दिक्कत आ जाती है। मान लो सरकार किसी के खाते में 1000 रुपया एक महीने का देती है फूड के लिए,
और फूड की जो प्राइस है वो नॉर्मल है, बट लेकिन 6 महीने के बाद मान लो फूड का प्राइस डबल हो गया, लेकिन सरकार तो आपके खाते में 1000 रुपए ही दे रही है, फूड का प्राइस भैया डबल हो गया, कैसे काम चलेगा? तो ये तो दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि आपके कैश की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है इन्फ्लेशन के साथ साथ। तो ये आखिरी सॉल्यूशन नहीं है। दूसरी बात, अगर किसी फैमिली को उनके बच्चों के लिए अगर सरकार कैश ट्रांसफर करती है तो ज्यादा प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? सन को दी जाएगी रादर देन डॉटर, है ना, क्योंकि लड़कियों को तो ज्यादा प्रेफरेंस मिलती नहीं है फैमिलीज के अंदर आज भी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली। तो जिसकी वजह से जो यूनिफॉर्म जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था न्यूट्रिशन का वो नहीं हो पाएगा। इससे बेटर तो ये है कि भाई उनको अनाज दे दिया जाए जिसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन किसी तरह का नहीं होगा, है ना। ये कुछ कुछ चीजें जो है यहाँ पे कुछ ड्रॉबैक्स हैं कैश ट्रांसफर के, तो आप इसको भी कर सकते हो। बट अल्टीमेटली सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन तो यही है कि भाई जो हम लोग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत, पोषण स्कीम के तहत, मिड डे मील के तहत, या प्रेग्नेंट वीमेन जो हैं, जो लैक्टेटिंग वीमेन है जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, है ना, उनको प्रॉपर तरीके से टारगेट किया जाए। तो टारगेट डिलीवरी बेटर होनी चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि जिन लोगों को जरूरत भी नहीं होती है उनको भी बेनिफिट मिल जाते हैं, और जिनको जरूरत होती है उनको बेनिफिट नहीं मिल पाते हैं। ऐसा उड़ीसा के अंदर काफी फ्रिक्वेंटली देखा जाता है। मध्य प्रदेश के अंदर तो अलग ही सिस्टम चला गया पूरे का पूरा, है ना। कितना लार्ज स्केल करप्शन हुआ मध्य प्रदेश में, अभी इसको दबा दिया गया सरकार के द्वारा, बट वो सब चीज आपको अच्छे से पता ही है। उसके अलावा लोकल गवर्नमेंट और लोकल कम्युनिटी को इंक्लूड किया जाना बहुत जरूरी है, जिसे हम लोग सोशल ऑडिट की बात कर रहे थे, जिससे आप बेटर तरीके से टारगेट कर सकते हो। खासकर जो एडोलेसेंट गर्ल्स होती हैं, है ना, 12, 13, 14, 15, 16, 17 साल की जो गर्ल्स होती हैं, इनको टारगेट किया जाना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसके बाद जब इनकी शादी हो जाती है तो जब रिप्रोडक्टिव एज के अंदर एंट्री करती हैं तो दे कैन हैव मोर फिजिकल एंड मेंटल स्टेबिलिटी। एडोलेसेंट गर्ल्स को फोकस किया जाना बहुत जरूरी है। उसके अलावा चाइल्ड माल न्यूट्रिशन को टॉप प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। अभी हमारी टॉप प्रायोरिटी क्या होती है? टॉप प्रायोरिटी होती है हंगर। माल न्यूट्रिशन हमारी टॉप प्रायोरिटी नहीं है सरकार के द्वारा। तो जब हम लोग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करते हैं या कोई और मिड डे मील स्कीम की बात करते हैं, ज्यादातर फोकस हंगर के ऊपर दिया जाता है कि बच्चों को खाना दे दिया जाए, और मोस्टली फोकस किया जाता है व्हीट के ऊपर, राइस के ऊपर, जो इनके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं होती है। तो न्यूट्रिशन पे फोकस किया जाना चाहिए रादर देन हंगर। ठीक है, तो ये कुछ कुछ सोल्यूशन जो है इन्होंने यहाँ पे बताए हैं, और जो है आप भी जो है यहाँ से क्वेश्चन भी लिख सकते हो अगर आपका मन करे तो। क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन ये लिखना है आपने कि डिस्पाइट हैविंग मल्टीपल schemes at various levels, the incidents of hunger and malnutrition keeps on increasing in India. Discuss the causes and suggest some, नहीं इनोवेशन छोड़ो, सजेस्ट सम सॉल्यूशन, सिंपल ही लिखो, ठीक है। तो 150 वर्ड्स और 10 मार्क्स में आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। डिस्पाइट हैविंग मल्टीपल स्कीम्स एट द वेरियस लेवल्स, द इंसिडेंट्स ऑफ द हंगर एंड मालन्यूट्रिशन कीप्स ऑन इंक्रीजिंग इन इंडिया, डिस्कस द कॉजेज एंड द सजेस्ट सम सॉल्यूशंस। तो ये बनता है आपका पूरा क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, तो इसको यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको मजा आया होगा, समझ में आया होगा, और आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।